हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हम बीए ऑनर्स सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड इट्स बेसिक फीचर। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली रीड करने वाले हैं इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और प्रियम्बल और इसके बेसिक फीचर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन भी यही बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, लोक कानून होते हैं किसी नेशन के, किसी स्टेट के और सोशल ग्रुप के, जो कि डिटरमाइन करता है कि पावर है क्या, किसके पास कितनी पावर होंगी, ड्यूटीज़ की गवर्नमेंट के पास कितनी ड्यूटीज़ होंगी, और ये भी गारंटी करता है कि पीपल को किस चीज़ के राइट मिलेंगे। इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर, जो कि हमें बताए कि पावर किसके पास कितनी रहती है, एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की ड्यूटीज बताए, और गारंटी सर्टेन राइट टू द पीपल, और लोगों के लिए गारंटी दे कि ये राइट है पीपल्स के। जैसे कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि किस प्रकार से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीज़न है, जैसे स्टेट के पास कितनी पावर रहेगी, सेंटर के पास कितनी पावर रहेगी, कन कन के पास कितनी पावर रहेगी, तो पावर का डिवीज़न है। उसके साथ गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ भी बताता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने हैं अपने तो हमारे लिए, ठीक है। उसके साथ ही बताता है कि गवर्नमेंट का काम क्या होगा, लोगों के लिए गारंटी की उन्हें इस चीज़ के राइट मिले, जैसे हमें राइट टू लाइफ है, हमें जीने का अधिकार है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखे होना ही, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल होते हैं एंड लॉ ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट टू द पीपल। समझ आया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन डिटेल्स ऑफ हाउ टू गवर्न अवर कंट्री। तो ये एक डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन ये आप ये भी लिख सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लॉ बुक होती है जिसके अंदर सारी बातें लिखी होती हैं कि किस प्रकार से कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करने वाली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी बातें लिखी होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लॉ बुक होती है, कानूनी रूप से कानून लिखे होते हैं, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी होती हैं कि वो कंट्री है वो किस प्रकार से गवर्न करने वाली है, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। जिस प्रकार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर रहेगी, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर रहेगी, प्रेसिडेंट को इस तरीके से काम करने हैं, प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से, तो सारी बातें लिखी होती है ना। तो इसलिए क्या है, एक लॉ बुक होती है और ये बात लिखी होती है उसके अंदर कि किस प्रकार जो कंट्री है वो गवर्न करने वाली है। तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। दो डेफिनेशन से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया हो तो आपके एग्जाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके साथ ही आपको ये तो लिख देना है, साथ में एक जो अलग अलग जो फिलोसफर होते हैं उनकी डेफिनेशन भी आपको कंपलसरी लिख के आनी होती है, आपको वेटेज बन जाता है आपके मार्क्स का, ठीक है। एक गार्विन अस्टिन है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, किसी भी कंट्री का कॉर्नर स्टोन होता है। जिस प्रकार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन मतलब जो मील के पत्थर होते हैं। कॉल इन ए डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिलेशन, मतलब जैसे मील के पत्थर हमें अच्छी तरीके से खड़े होने में मदद करते हैं किसी भी रोड वगैरह को, तो उसी की तरीके से क्या होता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सोशल रेवोल्यूशन के लिए बना है। हमारे रूप से हमारे देश के अंदर सामाजिक रूप से जो रिवोल्यूशन क्रांति हुई उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है कि समाज के लिए अच्छी भलाई के लिए काम करे। तो गार्विन अस्टिन ने ये बात बोली है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोशल रिवोल्यूशन के लिए बनाया गया, जिससे कि जो समाज के लिए वो अच्छे अच्छे काम कर सके। तो गार्विन अस्टिन ने अपनी डेफिनेशन में ये बताया, ठीक है। तो आपके अब चैप्टर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बता दिया, तो आपके चैप्टर के अंदर प्रियम्बल और बेसिक फीचर्स के बारे में बात की गई है। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको प्रियम्बल से पढ़ने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है ये देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या होता है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव है ये फर्स्ट सेशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार होती है तो उसका फर्स्ट सेशन होता है दिसंबर 1946 में होता है, जिसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो क्या बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक प्रस्ताव लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन करके, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। इसके अंदर क्या था ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर, ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर ये बात थी कि क्या है, जब हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी।
तो वो फर्स्ट सेशन में जवाहरलाल नेहरू वो पेश करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बातें कंपलसरी होनी चाहिए, जिस प्रकार से हमारा एक अच्छा नेशन बन सकेगा, जो ये सारी बातें होंगी। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में ये बातें थी। देखो, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस कि हमारे देश में क्या सभी लोग, कोई भी अपर कास्ट का और लोअर क्लास को, सभी को इक्वलिटी मिलेगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र से पहले सभी लोग समान होंगे, या वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या एक मामूली इंसान हो, सभी लोग कानून की नज़र से पहले सभी लोग इक्वल हैं। जैसे कि आप ये मानो, एग्जाम्पल भी डाल के आ सकते हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि जैसे कि एक प्रेसिडेंट है और एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है। जैसे प्रेसिडेंट ने एक इंसान को मार दिया हो, या फिर एक नॉर्मल ने मार दिया, दोनों ने मार दिया हो, तो दोनों को इक्वल सज़ा मिलेगी, क्योंकि कानून की नज़र से पहले क्या, सभी लोग समान और सभी को इक्वल सज़ा मिलेगी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें क्या होगा, हमारे सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स सभी को न्याय मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी, सभी अपना फ्रीडम रूप से, आज़ाद रूप से अपने आप को, आपके लिए थॉट बोल सकेंगे, अपने लिए एक्सप्रेशन दे सकेंगे, कोई भी बिलीव कर सकें, आस्था वगैरह अपना सकेंगे, कोई भी फेथ अपना सकते हैं, किसी भी वर्शिप कर सकते हैं, मतलब कोई भी अपना धर्म चुन सकते हैं, सभी को इक्वल है। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर थी। सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा और गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी, पब्लिक मोरालिटी, जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की ये सारी बातें थी कि हमारे देश के अंदर ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें होंगी तो हमारा एक अच्छा देश बन सकेगा। तो ये बातें थी। तो इसके बाद जो अडोप्ट कर लिया था, ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है, हमने कब अडोप्ट कर लिया था, ये तो उन्होंने पेश किया था इस दिन 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। लेकिन सभी लोगों ने सिग्नेचर कर दिए थे, हाँ अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, और सभी ने मान लिया था कि ये बातें होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब क्या है, जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की जो बातें हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर हमें दिखाई देती हैं। अब मैं बता रही थी ना कि प्रियम्बल आपको पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर जो बातें हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर वो साफ बातें दिखाई देती हैं। अब प्रियम्बल क्या होता है ये देखते हैं। प्रियम्बल होता है हमारा प्रस्तावना होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट पेज होता है, जैसे कि हमारी बुक में भी आपको प्रियम्बल दिया गया है। प्रियम्बल क्या होता है ये देखते हैं। तो प्रियम्बल के अंदर ये बातें लिखी हुई है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमनली रिसोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो ये सारी बातें, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोगों ने जो हमारे प्रियम्बल को बनाया, जो हमने क्यों वी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पीपल ने बनाया, लेकिन यहाँ पर वी क्यों लिखा हुआ है। वी लिखने का यहाँ पर एक ही मोटिव है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर वो लोग बैठे थे जिन्हें हमने चुन रखा था, तो इसलिए क्या है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उसके अंदर सोवरन वर्ड यूज किया, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सारे मीनिंग अभी बताती हूँ आपको। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, और ये सारे वर्ड्स हैं, तो इनको देखते हैं। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर मेन जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर ये बातें थी जो कि हमने अपने प्रियम्बल के अंदर लिए हैं, सोवरन करके, सेकुलर करके, रिपब्लिक, इक्वलिटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, जस्टिस और फर्टिनिटी, एक एक करके इन्हें देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आता सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होता है, सोवर्निटी को हम हिंदी में संपूर्ण प्रभुत्व बोलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब कि जो सारा प्रभुत्व है वो हमारा ही है। ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में है। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया स्टेट इज सुप्रीम अथॉरिटी विद इन डिफाइंड टेरिटरी एरिया। तो इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है, मतलब इंडिया की जितनी भी बाउंड्री है, उसके अंदर वो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, इंडिया है। इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंस नॉर ए डोमेन ऑफ अनदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब ये है कि इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि मेरी मदद करो, नहीं कि कोई भी कंट्री उस पर राज कर रही है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इसके जो नियम है, इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो भी एरिया आते हैं इंडिया के अंदर, उसके नियम है वो खुद बनाएगा, वो किसी और कंट्री उसके नियम नहीं बनाएगी। समझ आ गया। सोवर्निटी वर्ड क्यों है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल के अंदर। देयर इज नो अथॉरिटी अबाउट इट, उससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी, इंडिया की गवर्नमेंट से ऊपर कौन होगा इंडिया के अंदर, इंडिया ही होगी ना। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, जो उसके खुद के जो मामले होंगे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल। एक्सटर्नल क्या, जैसे हमें कोई भी ट्रेड करना है किसी भी अनदर कंट्रीज के साथ, तो वो नियम
खुद इंडिया बनाएगा उसके एक्सटर्नल मामले हैं। वही इंटरनल मामले कौन से होते हैं, वो मामले होते हैं जो इंडिया की जैसे कई बार क्या होता है हमारे देश के अंदर एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ झगड़ा हो जाता है, तो वो इंडिया खुद उसके मामले सोल्व करेगा, किसी अनदर कंट्री नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल और क्या इंटरनल मामले इंडिया खुद उसके क्या है सुप्रीम अथॉरिटी है अपनी इंडिया की जो उसकी टेरिटरी एरिया है। तो एक्सटर्नल एक मामले के एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेट कंडक्ट इज ओन अफेयर, जो स्टेट है जो इंडिया है वो अपने जो एक्सटर्नल बाहरी जो मामले होंगे वो खुद संभालेगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी किसी भी अनदर कंट्री की। ये सारी सोवरेनिटी वर्ड हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। जैसे कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ होता क्या, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या होता है ज़्यादातर लगभग जो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं 200 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 193 कंट्री यूएनओ का पार्ट है। जो यूएनओ है जो उसका जो सिक्योरिटी काम करना होता है, सभी जो देशों के मामले होते हैं उसको अच्छी तरीके से सोल्व करवाने का काम किसका होता है, यूएनओ का होता है। तो इंडिया इसका पार्ट है, तो इंडिया खुद उसके अंदर पार्ट गया है कि मैं यूएनओ का पार्ट होना चाहता हूँ। ये किसी अनदर कंट्री ने उस पर ये नहीं बोला कि तुम इसके अंदर पार्ट हो। तो यूएनओ के अंदर भी जो यूएनओ के अंदर भी इंडिया खुद गया है। CWN है कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर वो कंट्री आती हैं जो कि ब्रिटिश लोगों ने जिन पे उपनिवेश कर रखा। तो इंडिया इसका पार्ट क्यों है, इंडिया को तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो दोबारा से हम पे उपनिवेश कर लेंगे। नहीं, कॉमनवेल्थ नेशन है वो 1949 में क्या है इंडिया इसका पार्ट हो गया था। लेकिन ये मतलब नहीं है कि कॉमनवेल्थ नेशन हमेशा इंडिया इसका पार्ट रहेगा। इंडिया चाहे तो इससे अलग हो सकता है, इंडिया अपनी मर्जी से उधर गया है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिया इससे कभी भी अलग हो सकता है, ये याद रखो। तो एक्सटर्नल मामले होते हैं कुछ भी हो, इंडिया खुद उसके मामले खुद सोल्व करेगा, ठीक है। इंटरनल मामले हो जैसे स्टेट जो सुप्रीम अथॉरिटी ओवरऑल इंडिविजुअल एसोसिएशन विद इन टेरिटरी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसके इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल हो, कोई व्यक्ति या फिर कोई भी एसोसिएशन हो, इंडिया के जो मामले हैं वो अपने नियम खुद बनाएगा किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी एसोसिएशन के लिए। तो इसलिए क्या है इंडिया एक संपूर्ण प्रभुत्व वाली कंट्री है। तो ये वर्ड हमारे प्रियम्बल के अंदर है। तो सोवरेनिटी समझ में आया क्या है सोवरेनिटी। अब नेक्स्ट जो वर्ड है सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट वर्ड जब हमारा प्रियम्बल बनकर तैयार हुआ था तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिस्ट वर्ड था ही नहीं। लेकिन जब हमारा अमेंडमेंट होता है 42 अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 के अंदर, तो हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर लिया गया था। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट को हम हिंदी में समाजवादी बोलते हैं। तो समाजवादी वर्ड है 1976 में हमारे प्रियम्बल के अंदर हमने ये जोड़ लिया था। इसका मतलब क्या होता है, इट्स प्रोवाइड दैट द स्टेट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सिटीजन फॉर देयर वेलफेयर, अबॉलिश डिस्क्रिमिनेट। तो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब ये होता है जो हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारी जो स्टेट होगी वो सिटीजन के लिए भलाई के लिए काम करेगी, उनके वेलफेयर उनकी भलाई के लिए काम करेगी। जो डिस्क्रिमिनेट होता आ रहा है अमीर गरीब के साथ, अनटचेबिलिटी हो रही है कि मैं इसको स्पर्श नहीं करूँगा। पहले के टाइम में क्या होता था, हम किसी को स्पर्श कर देते थे, ये बोला जाता था कि ये हम गंदे हो गए। तो ब्राह्मण ये होते थे ना, अलग अलग जातियाँ विभाजित थी, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट होता है तो उसके लिए कड़े नियम बनाया गया। तो इस सोशलिस्ट वर्ड का है कि सभी इक्वल हैं। नेशनलिज्म ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सिक्योरिंग जस्टिस फॉर ऑल। मतलब कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज क्या है, सभी एक अलग, कोई भी अमीर हो गरीब हो सभी के लिए इक्वल डिवीजन होगा। तो ये जस्टिस सभी के लिए न्याय इक्वल होगा। तो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब है समाजवादी, जो गवर्नमेंट होगी हमारे लिए भलाई के लिए काम करेगी, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। समझ आ गया। ये हमारे प्रियम्बल बनकर तैयार हुआ था तब ये वर्ड नहीं था, हमने 1976 में ये वर्ड सोशलिस्ट जोड़ा हमारे प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड आता है प्रियम्बल के अंदर आता है वो सेकुलर। सेकुलर का होता है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं हम इसको। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष होता है कि हमारी इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि स्टेट है उसका एक रिलीजन हो। हमारे गवर्नमेंट कोई कभी भी किसी भी धर्म को इतना वो नहीं करती कि ज़्यादातर एक ही धर्म का वो चलता नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल के अंदर भी लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल कोई भी
कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन है वो अपना खुद अपना धर्म अपना सकती है, किसी पर मनाही नहीं है। जैसे कि हमारे देश में हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रेमबल के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि हिंदू धर्म ज़्यादा ऊपर होगा। नहीं, सभी जो धर्म है इक्वल है, सेकुलर है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी धर्म चेंज कर सकता है, ये हमारे सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है। तो सेकुलर जो वर्ड है ये भी हमारे प्रेमबल के अंदर नहीं था, ये हमने वर्ड जोड़ा है जब 42 सेकेंड अमेंडमेंट होता है 1976 में। तो 3 वर्ड जोड़े गए थे 42 सेकेंड अमेंडमेंट में 1976 में। तो वो 3 वर्ड, एक सोशलिस्ट है, एक सेकुलर है और थर्ड भी हम रीड करेंगे, ठीक है। सेकुलर होता है द टर्म इन दैट ऑल रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट। जो सभी जो धर्म है इंडिया के अंदर, उसके सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, सभी को इक्वल सपोर्ट मिलेगा, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। इट वॉज इनकॉर्पोरेट इन प्रेम्बल, ये हमारे मतलब लिखा गया था हमारे प्रेम्बल के अंदर 42 सेकेंड अमेंडमेंट 1976 के अंदर। और उसी के तरीके से हमारे प्रेम्बल के अंदर तो सेकुलर वर्ड है, उसी की तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलर के बारे में बात करता है कि इंडिया के अंदर सभी जो धर्म है इक्वल है, सभी व्यक्तियों को अपना अपना धर्म चुनने का अधिकार है। तो ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। नेक्स्ट जो वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक। तो जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, मतलब हमने ग्रीक से लिया गया ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिक्स का मतलब गवर्नमेंट। तो इसका मतलब होता है जो डेमोक्रेटिक के अंदर जो लोग हैं अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं। हमारे देश के अंदर हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं ना, हम वोट डालने जाते हैं उनको ना। तो हमारे देश के अंदर क्या है, हम अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। तो हमारे डेमोक्रेटिक एक ऐसा वर्ड है, ये कभी भी अमेंड नहीं हो सकता, मतलब कभी भी इसमें बदलाव नहीं हो सकता। यदि हमारे देश में डेमोक्रेटिक जो वर्ड है उसका अमेंडमेंट हो जाता है तो हमारे देश में मोनार्की आ जाएगी या डिक्टेटरशिप आ जाएगी, जिसमें कि तानाशाही सरकार हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेटिक वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रेम्बल में कभी भी अमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। तो हमारे देश में हम पॉलिटिक पार्टी होती है, हम उसको खुद चुनते हैं ना। तो हमारे जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने बोला है कि हमें हमारे देश में पॉलिटिक डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चाहिए। तो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी होती क्या, जैसे कि हमारे देश के अंदर क्या कई बार क्या होता है, वोटों को खरीद लिया जाता है। तो इसलिए क्या बोला गया, हमारे देश के अंदर पॉलिटिक डेमोक्रेसी के साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हो, जिससे कि लोगों को ये हो सके कि हमारा भी कुछ अधिकार है, ये नहीं कि वो उन्हें पैसों के साथ उनकी वोट खरीद ली जाए। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बोला है कि इंडिया के अंदर पॉलिटिक डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ना हमारा भी कुछ हक होता है। कभी क्या होता है जो गरीब लोगों की वोट खरीद ली जाती है, तो इसलिए क्या है हमारे देश के अंदर ये बात जरूर से जरूर ध्यान देने वाली है। तो ये वर्ड है, वैसे ही आप याद कर लेना है, वैसे आपकी बुक के अंदर इतना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे आप लिख को अपने पेपर के अंदर, ठीक है। अब रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, हिंदी में गणराज्य बोलते हैं इसको। इंडिकेट ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो इसका मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो बाय द पीपल होती है, फॉर द पीपल। मतलब गवर्नमेंट होती है, हम लोग खुद चुनते हैं और वो किस लिए काम करती है, हमारे लिए काम करती है, ठीक है। इनडायरेक्ट हम कभी भी आपने ये देखा है कि हम जैसे मोदी का नाम लिखा होता है और हम उसको वोट दे के आते हैं, ऐसा नहीं होता। हम किसी पॉलिटिक पार्टी को चुनते हैं और पॉलिटिक पार्टी होती है, फिर बाद में जाके जो हमारी लोकसभा होती हैं उनमें चुनाव होता है उनका, ठीक है। तो हमारे पार्लियामेंट में उनका चुनाव होता है, तो हम उनको इनडायरेक्ट वे से हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे से हम पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, तो वो 5 साल के लिए वो गवर्नमेंट चुनी जाती है। तो रिपब्लिक ही होती है कि वो अपने हम लोगों को हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि हमारे लिए काम करते हैं। समझ आ गया डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी, ठीक है। अब जस्टिस होता है न्याय। जस्टिस क्या होता है, जस्टिस का मतलब न्याय होता है, तो हमें जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस जैसे कि समाज में हम सभी को इक्वल न्याय मिले, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड में न्याय मिले, पॉलिटिक राजनीतिक रूप से न्याय मिले। तो हमें ये इसके लिए हमें क्या है, हमारे प्रेम्बल में तो जस्टिस वर्ड है, लेकिन हमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हमारे डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारे पार्ट 4 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर क्या है हमारी जो गवर्नमेंट होती है हमारे लिए नई नई पॉलिसीज लेके आती है और इनके द्वारा हमारी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होता है।
उसी के तरीके से पॉलिटिक जस्टिस क्या होता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पॉलिटिकल राइट, हमारे न्याय होते हैं, वो दिए गए हैं। तो इसके जो फंडामेंटल राइट होते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए राइट होते हैं, और सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस होते हैं हमारे समाज रूप में, सभी सोसाइटी के लिए न्याय होते हैं। तो जस्टिस हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं कि सभी लोग जैसे कि सभी लोग न्याय, मतलब सभी लोगों को जीने का अधिकार है, न्याय है। लेकिन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर ये आता है कि सभी का जीवन स्तर उठाना है। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर तो छोटा वर्ड है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको एलोबरेट करके हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंदर बताया गया है। ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी होती है जैसे स्वतंत्रता। तो लिबर्टी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। हमारे यहाँ पर कभी भी ये नहीं बोला जाता कि आपको ये करना ही है, नहीं बोला जाता, क्योंकि हमें स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्रता है कि हम कोई भी अपना थॉट दे सकते हैं, कहीं भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बिलीव, फेथ, वर्शिप, कहीं भी जाके पूजा कर सकते हैं, कोई भी आस्था अपना सकते हैं, फेथ चुन सकते हैं। तो हमें लिबर्टी, आज़ादी है इसके लिए। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर ये भी वर्ड है। इक्वलिटी, हम सब इक्वल हैं, कानून की नज़र से पहले हम सब लोग इक्वल हैं। देखो, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रियम्बल के अंदर ये कभी भी नहीं होता कि एक व्यक्ति को ज़्यादा प्रिविलेज, ज़्यादा ऊंची वो दिया गया है, नहीं, सभी लोग इक्वल होते हैं। स्पेशल प्रिविलेज किसी भी एनी सेशन, कोई भी सोसाइटी के किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी एक व्यक्ति को, सभी के लिए इक्वल होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, इक्वालिटी है सभी को लिए। ठीक है। इन एनी केस ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, हमारे जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है? सभी लोग इक्वल होते हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं। पॉलिटिकल राइट होते हैं, तो इसलिए क्या ये हो जाए कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, इसको जीने का अधिकार है, ये तो इक्वलिटी नहीं हुई ना। तो ये ऐसे होता है किसी भी व्यक्ति के साथ। तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमारा बताता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जो कि हमारी इंडिया की सबसे ऊंची वाली जो कोर्ट होते हैं, उच्चतम न्यायालय होता है, उसमें जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब होता है भाईचारा। तो जो फर्टिनिटी होता है उसका मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। इसलिए हमारे देश में क्या है, भाईचारा को बढ़ाने के लिए हमारे देश में सिंगल सिटीज़न है। सिंगल सिटीज़न का मतलब होता है कई जो कंट्रीज़ होती है उसमें 2 सिटीजनशिप होती है, किसी में 3 हो सकती हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। तो इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि इंडिया के अंदर आप रह रहे हो तो आप इंडिया के ही जो सिटीज़न हो गए, आप किसी अनदर कंट्री के नहीं हो सकते। तो इंडिया के अंदर सिंगल सिटीज़न चलता है। यदि हम एक ही कंट्री के मतलब एक ही हमारी कंट्री इंडिया और उसके ही सिटीज़न होंगे तो हम सभी में भाईचारा बढ़ेगा, और भाईचारा बढ़ेगा तो हम सभी क्या, हमारे देश का नाम आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कि हमारे देश के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है और भाईचारा पे। जैसे अमेरिका के अंदर 2 सिटीजनशिप चलती है कि आप एक कंट्री में रह रहे हो, यूएसए में आप दूसरी कंट्री में भी रह सकते हो, जिसमें 2 सिटीजनशिप है। जैसे आप अमेरिका में भी रह रहे हो और आप इंडिया के अंदर, तो आप नहीं माने जाओगे, आप किसके मेंबर माने जाओगे, यूएसए के माने जाओगे। आपको इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आप इंडिया के ही मेंबर माने जाओगे। तो सिंगल सिटीज़न है, तो सिंगल सिटीज़न क्या है, हमारे इंडिया के ही मेंबर हैं, ऐसी हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है, तो हमारे भाईचारे की भावना बढ़ती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिग्निटी वर्ड है, फर्टिनिटी एंड डिग्निटी डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। तो हमारे जब हम अच्छी तरीके से प्रॉपर कब रह सकेंगे इंडिया के अंदर, जब हमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट हो। इसलिए हमारे प्रियम्बल के अंदर डिग्निटी वर्ड है, जिससे कि हम अपने गरिमा के साथ अपने देश के अंदर रह सकते हैं। तो गरिमा के अंदर तभी रह सकेंगे जब हम क्या है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट, हम किसी के साथ, हमारे साथ भेदभाव ना हो, हम गरीब हैं, अमीर हैं, हम लड़का है, लड़के, अलग अलग डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो ऐसे नहीं रह सकते। हमारे देश के अंदर डिग्निटी है कि हम अपनी गरिमा के साथ इंडिया के अंदर रह सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रिटी वर्ड है, मैंने बताया था ना, हमारे देश के अंदर 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक था इंटीग्रिटी, एक था सोशलिस्ट, एक था सेकुलर, एक था इंटीग्रिटी। ये 42 सेकेंड अमेंडमेंट होता है तब हमने ये जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है, इंटीग्रिटी का मतलब जो हमारे देश होता है उसकी खंड ना हो जाए, मतलब अखंड भारत रहे, एकता और अखंडता रहे हमारे देश में। मतलब कि क्या है कि जो हम एकता और सभी एकता बना के रखें, हम ब्रदरहुड की भावना रहेगी, तो हम क्या है,
ब्रदरहुड की भावना रहेगी तो हम सब क्या यूनिटी, एकता बन पाएगी हमारे देश के अंदर। तो हर एक की यूनिटी एंड इन इंडिविजुअल के लिए इंटीग्रिटी है, जिसमें कि हम क्या ऑनेस्ट से रह सकेंगे, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल होंगे हमारे देश के अंदर। क्योंकि जब हम एकता के अंदर आ जाते हैं तो हमारे अंदर मोरल प्रिंसिपल आने लग जाते हैं कि हमें इसके साथ भी अच्छी तरीके से बर्ताव करना, हमें इसके साथ भी। तो हमारे देश के अंदर इंटीग्रिटी भी है, मतलब हमारे प्रियम्बल के अंदर इंटीग्रिटी वर्ड भी है कि हमें एकता बना के रखनी है। एकता बना के रखेंगे तो हमारे देश के अंदर जो खंड ना होंगे, मतलब हमारा विभाजन नहीं होगा, हम सब इकट्ठा रह सकेंगे। हमारे प्रियम्बल के अंदर इंटीग्रिटी वर्ड भी है, ठीक है। अब फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर क्या, जैसे मैंने बताया था कि हम बेसिक फीचर्स के बारे में भी रीड करने वाले हैं। तो इंडिया का बेसिक फीचर्स का मतलब ये है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऐसे कुछ फीचर्स के नाम बताने हैं जिससे कि उसे यूनिक बनाता हो अनदर कंट्री से। तो इंडिया के अंदर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हमारे लिखा हुआ दस्तावेज है ना। अनदर कंट्रीज के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो है, लेकिन जैसे हमारे देश के अंदर एक बल्कि बुक है और इस प्रकार हमारा पूरी एक बुक के अंदर पूरा संविधान लिखा हुआ है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे कि यूके के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर है, मतलब मानो यूके ब्रिटेन एक बात है, तो यूके के अंदर है, जिसका मतलब क्या है, वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनरिटन का मतलब ये है कि एक कानून कहीं और लिखा है, एक कहीं और ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मोटी बुक के अंदर है, ठीक है, एक पूरी बल्कि बुक हमारे देश के अंदर, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के अंदर, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे देश में, क्योंकि सारे जो नियम है, कानून है, सारे कुछ एलोबरेट करके अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अमेंडमेंट होते रहते हैं हमारे देश के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। कुछ अमेंडमेंट बहुत कठिन होते हैं, जिन्हें बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कुछ क्या होते हैं, ईजी होते हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, जैसे कई बार क्या कानून वगैरह बनाने में दिक्कत आ गई हो, जिसमें कि लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं हो, लोग उसको अमेंडमेंट चाहते हो, तो हमारे देश के अंदर अमेंडमेंट भी हो सकती है, ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम है, जिसमें कि सभी जो पावर का डिवीजन कर रखा है, स्टेट के पास इतनी पावर रहेगी, सेंटर के पास इतनी रहेगी, कौन कौन के पास इतनी, सारा पावर का डिवीजन है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी पावर ना आ जाए कि वो मिसयूज करने लग जाए, इसलिए हमारे देश में क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, मतलब कि जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट, हमारे देश के अंदर पार्ट 3 के अंदर पॉलिटिक राइट के लिए हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे जो इंडिविजुअल होता है उसको उभारने के लिए बात करता है कि हमें रिलीजन, कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट का आपका अलग से चैप्टर है, तो आप वो चैप्टर रीड करोगे तो इसके अंदर बेसिक फीचर्स के अंदर आप वो सारी बातें इसके अंदर और ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमें क्या है, हम अपने अच्छी तरीके से राइट टू लाइफ है, हमें जो आर्टिकल 21 बताता है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आप 14 साल से आपको कोई भी बाल मजदूरी, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ना। तो ये हमारी बेसिक फीचर है, ठीक है। डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं, हमारे सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होते हैं नई नई पॉलिसीज़ लेके आते, प्रोग्राम लेके आते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति नहीं, पूरा जो समाज होता है, हमारी पूरी सोसाइटी होता है, उसका विकास होता है, ठीक है। सेकुलरिज्म, हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर किसी भी एक ज़्यादा धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। हमारे देश के अंदर क्या है, जुडिशियल रिव्यू भी होता रहता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, दोबारा से देखता रहता है। जैसे हमारे देश के अंदर 3 पावर्स होते हैं, एक होती है एग्जीक्यूट, एक लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून वगैरह बनाना। एग्जीक्यूट का होता है इम्प्लीमेंट करना, कानून बना दिए उसको इम्प्लीमेंट। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि वो कानून जो ठीक तरीके से बनाए गए हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो जुडिशरी का काम देखने का होता है। तो हमारे देश में अच्छा बात है ना कि हमारे जो फंडामेंटल राइट होता है इनका आनंद होता है, तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं। तो रिव्यू करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। सुप्रीम कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट होते हैं, अलग अलग कोर्ट होते हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारे जो कुछ भी होता है तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं रिटन फॉर्म में, जिससे कि हमारे अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमारे जो लिखा हुआ दस्तावेज उसके अंदर सारी पावर का बताया गया है, यदि नहीं होता तो हम अमेंडमेंट भी हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि कठोर भी होते हैं और बहुत ईजिली भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लिख सकते हो कि हमारे देश के अंदर जैसे हमें प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए बहुत कठिन अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको लिख देनी है, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर या आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर ये है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रियम्बल के बारे में पूरा चैप्टर, तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसलिए हमेशा मतभेद चलते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल आता है या नहीं आता। उसके तरीके से एक और क्वेश्चन यह आता है कि जो प्रियम्बल होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, तो इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं ना, हो जाते हैं, तो उसी तरीके से प्रियम्बल को भी अमेंडमेंट किया, बदलाव जा सकता है। तो ये देखते हैं कैसे। तो 1960 में एक बैरोबैरी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज एल्क्लूज का एक केस होता है, जिसके अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है ये बोलती है, आर्टिकल 368 होता है। आर्टिकल 368 बताता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये पावर आर्टिकल 368 है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसमें अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। किसमें? बैरोबैरी यूनियन केस में। क्या बोलता है आर्टिकल 368 हमारा जो बताता है, ये 368 हमारे बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन जो कि उस समय बैरोबैरी यूनियन का जब केस होता है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये बोल देते हैं कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो अलग है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके तरीके से जो प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। वहीं 1973 में केशव आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जब केस होता है, तो उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं वो बोलते हैं, आर्टिकल 368 में बोलते हैं कि प्रियम्बल में क्या है, अमेंडमेंट हो सकते हैं। उसके साथ ही बताते हैं कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हमने देखा था कि 42 सेकेंड अमेंडमेंट होता है 1976 के अंदर, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। तो हमने देखा कि प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट ये नहीं कि पूरे ढांचे को उसने अलग कर दिया, नहीं, उसने 3 वर्ड जोड़े गए और 3 वर्ड से हमारे प्रियम्बल के अंदर बहुत अच्छी जान मिली और उसको और भी अच्छा बना दिया। तो इसलिए ये बात कही गई केशव आनंद भारती केस में यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे प्रियम्बल होता है इसके अंदर अमेंडमेंट करा जा सकता है, लेकिन ये नहीं उसका मूल जो ढांचा है उसको चेंज कर दिया जाना, नहीं, जो वर्ड उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करने, जो कि मूल हो, जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये इस केस में बोला जाता है। जब 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस होता है, तो इसमें भी बात दोबारा से यही कही जाती है जो कि 1973 में कही गई थी, और इसलिए क्या है, ये बात साबित हो जाती है आज तक कि हमारी जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसके साथ इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको बेसिक जो ढांचा होता है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात कही जाती है। तो ये आपका चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।